उन्होंने सरकार ने, कोर्ट ने या विजिलेंस जांच ने हटाने के ऑर्डर दिए हुए हैं पिछले 1.5 साल से। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी 90% अधिकारी शैक्षणिक स्तर पे बाहरी हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, और वे लोग लगे हुए हैं जिनकी योग्यता उस पद पे विराजमान होने की नहीं है। विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मांग क्या? हम पांच लोगों ने बच्चों के विषय के खिलवाड़ को रोकने के लिए, इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और 70 दिन से हम धरने बैठे गए। हमें धमकी दी गई कि आप धरना उठाओ, नहीं नौकरी से निकाल दिए जाओगे। बच्चों को ये इस तरीके से डराते हैं कि अभी सरकार ने 2007 में किसी भी बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना बंद कर कानून है, लेकिन संस्कृत महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी दिसंबर की 7 तारीख को भी परीक्षा के दौरान एक डॉक्टर नरेश है, उसने भी बच्चे के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 10 बार उसने हाथ उठाया है। परीक्षा में न बैठने की, परीक्षा में फेल करने की धमकी तक दी गई। जब आज स्कूलों में भी मारपीट का माहौल नहीं है तो ये तो विश्वविद्यालय है, ये कैसे सहन होगा? और वे बच्चे, इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, बच्चे जैसे भी अपने दोस्त के साथ में, मित्र के साथ में बैठे हुए हैं, ये उसको जो वीडियो क्लिप है उसको एक गलत तरीके से परिवार को दिखा के बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। कि विश्वविद्यालय में किसी भी भर्ती में आज तक रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं लागू किया गया, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान में साफ कहा गया कि सभी सरकारी संस्थानों में आरक्षण नीति को लागू किया जाएगा। यहाँ पे 8 परमानेंट टीचर की भर्ती हुई, जिसमें सभी जनरल कैटेगरी के हैं। किसी भी एससी को, बीसी को, पिछड़े को, पीडब्ल्यूडी को, किसी को भी उनका हिस्सा नहीं दिया गया। सभी एक ही जनरल क्लास के लोगों को लगा दिया गया। रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, पार्ट टाइम में भी नहीं है, नॉन टीचिंग में भी नहीं है। टोटल की टोटल पूरी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम में हमारे पास एक टीचर था एससी समाज से, उसको भी निकाल दिया। एक टीचर था बीसी समाज से, जसवीर जी हमारे, इनको भी निकाल दिया। हम सभी लोगों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया, जो हरियाणा से हैं, और 2 रिप्रेजेंटेटिव थे। वैसे तो आरक्षण के अनुसार 35 टीचर में से कई टीचर एससी और बीसी समाज से हमारे होने चाहिए थे, पीडब्ल्यूडी से भी होने चाहिए थे, सरकारी संस्थान है। पर इस विश्वविद्यालय में विशेष मानसिकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो ही नहीं किया गया। जब हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जमीन हरियाणा के लोगों ने दी, हरियाणा के गांव के लोगों ने जमीन दी, पैसा हरियाणा के टैक्स की जनता से, टैक्स से आता है हरियाणा की जनता के, तो फिर रोजगार पे हक पे हरियाणा के लोगों को होना चाहिए। हाँ जी सर, नाम और पास प्रेस वार्ता में विषय क्या? सर, मेरा नाम डॉक्टर ओमवीर है। मैं संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी सहायक पद पे मैं कार्यरत हूँ। और मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। एक छोटे से आह्वान पे आप हमारा सहयोग देने के लिए यहाँ पे आए। और हमारा एक बहुत ही मुख्य विषय ये है कि जो NEP 2020 है, इसको विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने सही तरीके से लागू न करके बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। अब जब सरकार ने इस विश्वविद्यालय को 2018 में कैथल की धरा पे स्थापित किया तो सरकार का बहुत सराहनीय काम है। मैं संस्कृत विरोधी नहीं हूँ, मैं संस्कृत का उस वट वृक्ष का एक वट वृक्ष की टहनी हूँ, जो संस्कृत मेरे रगों में बसी हुई है। मेरे बड़े भाई या मेरी भाभी या मेरे परिवार, मैं गुरुकुल से मैं पढ़ा हुआ है, वो मेरे बड़े भाई भाभी, मेरी बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। मैंने खुद भी संस्कृत से मैंने शास्त्री की है। लेकिन जब मैं यहाँ आया
मुझे 1 साल हो गए। जब यहाँ आने के आया, जब पता चला कि यहाँ 1200 बच्चे मैंने देखे हैं, 1200 बच्चे। उस समय पे संस्कृत के 3 विषय, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पर्यावरण, कंप्यूटर, सब कुछ बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे। वो बच्चे आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिला के रोजगार की दौड़ में या संस्कार की दौड़ में बहुत आगे तक निकलते। कुछ छोटी सोच के व्यक्तियों ने संस्कृत का प्रचार करते हुए नहीं, संस्कृत का नाश करते हुए, संस्कृत को ढाल बनाते हुए NEP 2020 को गलत तरीके से लागू करके हमारे विश्वविद्यालय जो कैथल में सरकार के द्वारा एक उपहार के रूप में दिया गया था, उसका नाश कर दिया है। और किन लोगों ने नाश किया? जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं, जिन्होंने सरकार ने, कोर्ट ने या विजिलेंस जांच ने हटाने के ऑर्डर दिए हुए हैं पिछले 1.5 साल से। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी, 90% अधिकारी शैक्षणिक स्तर पे बाहरी हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, और वे लोग लगे हुए हैं जिनकी योग्यता उस पद पे विराजमान होने की नहीं है। सतेंद्र, हरीश, रामाशंकर, कुछ ऐसे जिनका नेट भी नहीं है, जगत नारायण, कृष्ण पांडे, गोविंद वल्लभ, उनका नेट भी नहीं है। और वो आके इस विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब हमने स्थानीय लोगों से गांव में जा के पंचायत करके या कैथल निवासियों से बात करके इस बात को हमने उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया, तो हमारे सामने कुलपति महोदय ने भी बहुत ही निचले स्तर का व्यवहार किया गया। हमें धमकी तक दी गई कि अगर आप इस आवाज़ को बंद नहीं करोगे, धरने से नहीं आप उठोगे, तो आपका आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा, आप अपना आगे का देख लेना। इतनी बड़ी और उस हमें 70 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं ना, तो हमारी तनख्वाह तक भी रोक रखी है। और मैं नेट, GRF, PhD, MPhil, पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं, ये जितने भी मेरे साथी शिक्षक हैं सारे के सारे डॉक्टरेट हैं, नेट, GRF हैं। लेकिन एक हमारी क्या कमी है कि हमारी कमी कि हम हरियाणा के लोकल बंदे हैं और हमारे हरियाणा के बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में ध्यान देते हुए हमने आवाज़ उठाई। ये इन्होंने जब एडमिशन स्तर शुरू हुआ, स्कूल में जाके बच्चों को भ्रमित करते हुए एडमिशन लिया है। इस पत्र के माध्यम से देखो साफ साफ लिखा हुआ है, संस्कृत विषय के साथ में आधुनिक विषयों का अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान आदि। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जनता, कैथल की जनता से या कैथल के आसपास के गांव से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि संस्कृत हमें संस्कार तो दे सकती है, लेकिन रोजगार नहीं दे सकती। रोजगार के लिए संस्कृत के साथ में आधुनिक विषय, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पर्यावरण, ये जो बाहर के बंदे आए हैं, इनको हमारे हरियाणा की भूगोल का नहीं पता, रोजगार की पद्धति कैसे चलती है। क्योंकि हरियाणा में रोजगार लगने के, एक टीचर लगने के लिए CTET का पेपर होता है, HTET का पेपर होता है, या अन्य कोई भी रोजगार के लिए पेपर देने पड़ते हैं। वहाँ हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, जीके, पता नहीं कितने आती है। संस्कृत का तो बहुत ही एक सीमित सा होता है, 5 नंबर के आ गया, 2 नंबर के आ गया, 10 नंबर के आगे। लेकिन मैं आपसे एक यही बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बात आपके माध्यम से जनता की, कैथल की जनता से पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे बच्चों के पास में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल नहीं होगी, तो हमारे बच्चे कैसे आधुनिक दौड़ के रोजगार में कैसे भाग लेंगे।
जब हमने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से बात की इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसलिए ये आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको उन्हीं संस्कृत विश्वविद्यालयों की बात मैं कर रहा हूँ। ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केवल संस्कृत का है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, पता नहीं अन्य कितने विषय दिए हुए हैं। दूसरा एक ये है सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके अंदर कम से कम 10 से 12 विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें सभी विषय दिए हुए हैं संस्कृत के साथ में। ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है बनारस, इसमें भी संस्कृत के साथ में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और अन्य विषय भी, यहाँ तक कि भी फ्रेंच, जर्मन, जैपनीज, पता नहीं कितने भाषाएं दी हुई हैं। ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है। ये सभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो NEP 2020 का विषय, इन पे भी पाठ्यक्रम लागू हुआ। जब ये इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय अपने बच्चों के भविष्य को उजागर करते हुए उज्जवल बनाने के लिए जब ये विषय लागू कर सकते हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? मंशा क्या है इनकी, नहीं लागू करना है? एक इनकी मंशा है क्षेत्रीयवाद। सारे के सारे बाहर के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे हरियाणा की एक जो पॉलिसी है, जॉब लगने के लिए, रोजगार पाने के लिए, उनको क्या पता? ना तो वो नेट कर रहे, ना वो BEd कर रहे, ना उसने किसी प्रकार का को टेस्ट दिया हुआ है। नियुक्ति कैसे होगी उनकी? उनकी नियुक्ति मनुवादी पद्धति के कारण उनकी नियुक्ति हुई है। वजह क्या बताई जा रही है बंद करने की? NEP की आड़ ले रहे हैं, NEP की आड़ ले रही है। और ऐसे ही एक जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, इसमें भी सारे विषय है। मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक ये जैसे ये बता रहा हूँ, जो सरकारी नौकरियों के योग्य जो है, जैसे CET का पेपर है, बैंक का पेपर है, रेलवे का पेपर है, आर्मी का पेपर है, पुलिस का पेपर है, या जो कोई भी कंपटीशन का पेपर है, सभी में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पर्यावरण सभी आते हैं विषय। लेकिन इन लोगों को क्या पता जो खुद योग्य नहीं है। एक योग्य टीचर जब हमने आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ का परिणाम है कि हम 70 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। आपने शिकायत दी कहीं UGC में या CM से मिले? सर, हम यहाँ DC मैडम से भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, हम राज्यपाल से भी हमने मिलने का तो नहीं मिला कि प्रयास हम बहुत बार गए हैं। और यहाँ तक कि भी हम 70 दिन से भी बहुत भी प्रयास कर रहे हैं। CM का क्या कहना है? भाई, आपकी जो मांग है, आपका जो प्रयास है, बड़ा सराहनीय है। हम इसको जांच कराएंगे। अभी हमें इतने परेशान हो गए हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात में जो मेरे संज्ञान में अभी आई है, बच्चों को ये इस तरीके से डराते हैं कि अभी सरकार ने 2007 में किसी भी बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना बंद कर कानून है। लेकिन संस्कृत महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी दिसंबर की 7 तारीख को भी परीक्षा के दौरान एक डॉक्टर नरेश है, उसने भी बच्चे के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 10 बार उसने हाथ उठाया है। परीक्षा में न बैठने की, परीक्षा में फेल करने की धमकी तक दी गई है। जब आज स्कूलों में भी मारपीट का माहौल नहीं है, तो ये तो विश्वविद्यालय है, ये कैसे सहन होगा? और वे बच्चे, इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, बच्चे जैसे भी अपने दोस्त के साथ में, मित्र के साथ में बैठे हुए हैं। ये उसको जो वीडियो क्लिप है उसको एक गलत तरीके से परिवार को दिखा के बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। जब हम धरने पे बैठे, हमसे पहले बच्चे बैठे हुए थे, 200-250 बच्चे बैठे हुए थे धरने पे। तो उन्होंने, अभी मैंने आपको दिखाया था वो एप्लीकेशन दिखाई थी, बच्चों ने वो लिख के दी है एप्लीकेशन भी। लेकिन उन बच्चों को इन्होंने बंद कर दिया कि तुम्हें
नहीं ये नहीं है भाई, आपको फेल कर दिया जाएगा। देखो इतने बच्चों के साइन हैं ये। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि संस्कृत विषय के साथ में आधुनिक विषय का जो इन्होंने कहा है समावेश है, ये कहने से नहीं, ये वास्तव में ही लागू किया जाए। 24 क्रेडिट का बच्चों के पास में एक विषय के 24 क्रेडिट, हिंदी के भी हो, इंग्लिश के भी हो, हिस्ट्री के भी हो, पर्यावरण के भी हो, कंप्यूटर के भी हो। अब ये बच्चे की इच्छा है कि वो किस विषय में अपने क्रेडिट पूरा करना चाहे। एक जैसे आपको मैं बताऊं कि बीएड करते हुए मेरे कुछ साथी भी बीएड किया है, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बीएड बीएड करने के लिए उसके पास में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, इनके पास तो एक ही विषय है, संस्कृत है। दूसरा विषय इनके पास में ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना हिस्ट्री, ना पॉलिटिकल। तो वो बच्चे बीएड कैसे कर पाएंगे? बीएड नहीं कर पाएंगे तो शैक्षणिक योग्यता में उनकी पूरी नहीं हो पाएगी और वो अपने रोजगार के लिए आगे। सर नाम और पद? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर था कॉन्ट्रैक्ट पे। जो मुझे और मेरे सभी साथियों को जो आज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने मुद्दा रखा है ओमवीर जी ने, अब इसको मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं नियम और डिटेल से आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सके कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं। हरियाणा सरकार ने कैथल में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जो बड़े कैथल के लिए गर्व की बात थी, पर यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय की तरह शिक्षक छात्रों को शिक्षा देने की बजाय एक भ्रष्टाचार का अड्डे के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके कई सारे जो खुलासे आज मैं आपके सामने करना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले है कि यह जो विश्वविद्यालय है इसने क्या किया, जो भारत सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कायाकल्प करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको लागू करने के लिए एक नियम बनाया। ये यूजीसी का नियम है, जिसमें कहा गया कि बच्चे को मुख्य विषय उप विषय के रूप में आपको दो विषय पढ़ाने होंगे। एक होगा उसके पास माइनर सब्जेक्ट, एक होगा मेजर सब्जेक्ट। तो जैसे हमारा ये विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे बच्चे का जो मेजर विषय होता है, मुख्य विषय होता है, वो संस्कृत रहता। और इसी के साथ साथ वो इस एनईपी के नियम अनुसार अन्य विषयों में भी अपना विषय बना सके, उसके लिए भी बच्चे को चॉइस देनी थी, उसको विकल्प देना था कि वो हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, अन्य जो भी विषय वो पढ़ना चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्स, कि वो उसमें सभी तरीके की एजुकेशन बच्चे को दी जाए, उसका सर्वांगीण विकास किया जाए। पर इन लोगों ने कुछ क्षेत्रवादी सोच के चलते, जातिवादी सोच के चलते उन विषयों को पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिसको हरियाणा सरकार ने इस पत्र के माध्यम से और यूजीसी के इस पत्र के माध्यम से लागू करने के लिए कहा था कि आपको मेजर और माइनर विषय में इन विषयों को रखना है। मेजर में संस्कृत रहेगा और माइनर में अन्य विषय रहेंगे, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हम सभी शिक्षक यहाँ पिछले 3 साल से पुराने सिलेबस में हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल पढ़ा रहे थे, जिसमें बच्चे के पास विकल्प था कि वो संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषयों में भी आधुनिकता के साथ जुड़ के अपना भी विषय बना सके। पर इन्होंने उल्टा करते हुए उसके उन विकल्पों को छीन लिया। जो एनईपी की मूल धारणा थी, मूल आत्मा थी, उसको मार दिया इन्होंने और बच्चों को केवल संस्कृत तक सीमित कर दिया। अब बच्चे के पास संस्कृत के कहीं जाने के लिए अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा, जिसका प्रभाव क्या हुआ, इस विश्वविद्यालय से बच्चे एडमिशन लेते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे विषय के साथ खिलवाड़ होगा तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अब स्थिति ये है, पिछले 2 साल में इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से घट के 300 के आसपास रह चुकी है और अगले सेशन में ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक विषय, एक डिपार्टमेंट में एक बच्चा है और 4 टीचर हैं। देखो, एक बच्चा है, 4 टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं। एक बच्चे की शिक्षा पे टैक्स पेयर के पैसे से कितना पैसा दिया जा रहा है और फिर भी वो बच्चे का भविष्य अंधकार में है। इस यूनिवर्सिटी का हमें क्या फायदा हुआ, इस क्षेत्रवासियों को क्या फायदा हुआ?
यूनिवर्सिटी सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, कैपिटल को भी यूनिवर्सिटी मिली थी, उसमें भी हम हमारे सभी बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, पर वो जो हमें नहीं दिया गया। इसी के साथ साथ मैं डिटेल में और बता देता हूँ, डॉक्टर साहब ने रखा कि वो देना, इस विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ 90% स्टाफ आउटसाइडर हरियाणा से बाहर का है, जिसमें हमारा वाइस चांसलर राजस्थान से आता है, डीन अकेडमी का राजस्थान से आता है, जितने भी अधिकारी हैं बाहर के हैं, और टीचिंग स्टाफ भी बाहर का है। जिसके कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे क्षेत्रीय लोग लगे हुए हैं, जो टीचिंग में है, नॉन टीचिंग में है, उनका शोषण किया जाता है। कैसे इनको यहाँ से निकाला जाए और अपने लोगों को इन नौकरियों पे रखा जाए। जब हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जमीन हरियाणा के लोगों ने दी, हरियाणा के गांव के लोगों ने जमीन दी, पैसा हरियाणा के टैक्स की जनता से, टैक्स से आता है हरियाणा की जनता के, तो फिर रोजगार पे हक भी हरियाणा के लोगों को होना चाहिए। जब सरकार कहती है कि हरियाणा सरकार है, सरकार रोजगार की बात करती है, तो रोजगार के लिए बाहर के लोगों को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, हरियाणा के लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा? हरियाणा टॉप में बेरोजगारी पे आज। दूसरा मैं आपके सामने बात रखता हूं कि विश्वविद्यालय में किसी भी भर्ती में आज तक रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं लागू किया गया, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान में साफ कहा गया कि सभी सरकारी संस्थानों में आरक्षण नीति को लागू किया जाएगा। यहाँ पे 8 परमानेंट टीचर की भर्ती हुई, जिसमें सभी जनरल कैटेगरी के हैं, किसी भी एससी को, बीसी को, पिछड़े को, पीडब्ल्यूडी को, किसी को भी उनका हिस्सा नहीं दिया गया। सभी एक ही जनरल क्लास के लोगों को लगा दिया गया। रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, पार्ट टाइम में भी नहीं है, नॉन टीचिंग में भी नहीं है। टोटल की टोटल पूरी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम में हमारे पास एक टीचर था एससी समाज से, उसको भी निकाल दिया। एक टीचर था बीसी समाज से, जसवीर जी हमारे, इनको भी निकाल दिया। हम सभी लोगों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जो हरियाणा से हैं, और 2 रिप्रेजेंटेटिव थे। वैसे तो आरक्षण के अनुसार 35 टीचर में से कई टीचर एससी और बीसी समाज से हमारे होने चाहिए थे, पीडब्ल्यूडी से भी होने चाहिए थे, सरकारी संस्थान है। पर इस विश्वविद्यालय में विशेष मानसिकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो ही नहीं किया गया। उसके बाद जो भी भर्तियां की जाती है सब में बैकडोर एंट्री की जाती है। अभी एक प्रोफेसर को लगाया गया है, रिटायर प्रोफेसर को, जबकि हरियाणा सरकार का यह साफ नियम है कि रिटायरमेंट के बाद किसी को दोबारा नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। अगर जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी टेक्निकल लाइन के लिए, तो हरियाणा सरकार से परमिशन लेनी होगी, पर उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। और ऑडिट विभाग ने, यूनिवर्सिटी के ऑडिट विभाग ने 2 बार पत्र लिख के ये कहा कि इस व्यक्ति की कोई परमिशन नहीं है लगाने की, इसको हटाया जाए। और ऑडिट विभाग ने 1.5 पेज का नोट लिखा है, ये नोट है ऑडिट विभाग का इस व्यक्ति के नियुक्ति के बारे में। ये नियुक्ति गलत, ऐसे 3-4 लोग लगे हुए हैं जिनकी सभी की नियुक्ति गलत है, पर आज तक कोई प्रशासन ने कोई एक्शन लिया, क्योंकि इन सभी के साथ मिलके मिलीभगत करके भ्रष्टाचार किया जाता है। कुलपति और अन्य सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। इसी के साथ साथ किसी भी फाइल को नियम से नहीं पूरा किया जाता। अगर कोई अधिकारी या व्यक्ति किसी फाइल को करने से, नियम के खिलाफ करने से मना कर देता है, तो कुलपति और अधिकारी उस फाइल को उससे लेके किसी दूसरे व्यक्ति से करवा देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। इस यूनिवर्सिटी में कोई फाइल किसी भी प्रकार से नियम के अनुसार पास नहीं की जाती। यहाँ पे फाइनेंशियल भ्रष्टाचार है, फाइनेंशियल करप्शन है, एकेडमिक करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है। हर एक प्रकार के करप्शन को यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ है। अगर आरटीआई से किसी भी जानकारी मांगी जाती है तो कोई जानकारी नहीं दी जाती। पिछले 6 महीने से हम काफ़ी सारी जानकारियाँ आरटीआई के माध्यम से हमने मांगी, पर आज तक किसी का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। इवन तो हमने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भी अपील की, उस ऑर्डर के बावजूद भी अभी तक इन्होंने कई मामलों में हमें आज तक कोई भी जानकारी नहीं दी। जानकारी को छुपाया जाता है, जिसमें लिख दिया जाता है गलत तरीके से कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती, जबकि आरटीआई नियम में साफ है जो भी पब्लिक फंड का पैसा है उसकी जानकारी आरटीआई में दी जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। पर अभी भर्ती से संबंधित जितनी भी यहाँ अनियमितताएं हैं उनकी जानकारी में वो नहीं दी जाती। अगर ये लगता है कुलपति को कि
आज भर्ती करनी है किस विभाग में टीचर की, और ये जो विभाग का अध्यक्ष और डीन है ये मेरे कहने से भर्ती नहीं करेगा, तो दूसरे विभाग के डीन और चेयरमैन को ही इंटरव्यू में बैठा लिया जाता है, जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। 2023 में कुलपति ने 3 कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भर्ती की बैकडोर से, उसकी कंप्लेंट हुई, आनन फानन में उन सभी से इस्तीफे ले लिए, और जब उसकी जांच करने के लिए कंप्लेंट की गई और वो डॉक्यूमेंट मांगे गए आरटीआई में, आज तक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अपना पल्ला बचाने के लिए उन्होंने उनको निकाल दिया, उनसे इस्तीफे ले लिए। तो ये विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मांग क्या है आपकी? मांग हम पांच लोगों ने बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ को रोकने के लिए, इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, और 70 दिन से हम धरने में बैठे हुए हैं। हमें धमकी दी गई कि आप धरना उठाओ, नहीं नौकरी से निकाल दिए जाओगे। हमने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमारी नौकरी चली जाए। पर अपनी बात पे कायम रहते हुए कुलपति महोदय ने हम सभी 5 लोगों को निष्कासित कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। पर हम अभी भी अपनी बात पे कायम है। जब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद नहीं होगा, उनको आधुनिक विषयों के साथ, संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषय नहीं दिए जाते एनईपी के अनुसार, तो तब तक हम धरना जारी रखेंगे। हमारी यही मांग है। आपके माध्यम से सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था मेरी सरकार में किसी का रोजगार नहीं जाने दिया जाएगा। उनके सामने ही हम 5 लोगों का रोजगार छीना गया है। हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस पर संज्ञान ले मामले का, और जांच करवाए, और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ रोका जाए। बस। सर जब पक्की भर्तियां आती हैं, वो एक कमेटी बना के भर्तियां करता है।